सो कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस मुस्लिम्स में भी होता है, बिकॉज कम्युनिटी एक रिसोर्सेज को पूल करती है। आप बनारसी साड़ियों का काम देखें, लखनऊ के चिकनकारी का काम देखें, आपको अकाउंटिंग का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कहा जाता है कि 80% फैमिली बिजनेस थर्ड जनरेशन तक ख़त्म हो जाते हैं। अब्बा बेटों को सिर्फ इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं, जहाँ पे बेटों को पास कोई फ्रीडम नहीं है कि वो क्या करें। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको कैसे अपने सेकंड जनरेशन को नर्चर, ट्रेन और एजुकेट करते हैं। कैसे डेटा को इस्तेमाल किया जाए, कैसे फैक्ट्स को रिप्रेजेंट किया जाए, कैसे अपने डिसीजन मेकिंग को मोर स्ट्रक्चर्ड और मोर रैशनल किया जाए। MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस सिलसिलेवार टॉक शो गुफ्तगू में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका होस्ट अब्दुल ख़ादर फिर एक बार एक अहम मौजूद ख़ास मेहमान के साथ आपके रूबरू हूँ। हमारे बीच आज डॉक्टर अबरार अली सैयद साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू में आपका खैर मकदम है। वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गुफ्तगू शुरू करने से पहले अबरार सर का मुख्तसर तारुफ़ करना चाहूँगा। आप IIM अहमदाबाद से आपने PhD की है। आपका कोर एरिया स्ट्रैटेजी, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। आपकी दिलचस्पी ख़ास तौर पे आपकी जो रिसर्च पेपर्स हुए हैं वो मुस्लिम बिजनेसेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है। आप करेंटली टर्की में ओज़जिन यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। जी अबरार सर, अगर हम बुनियादी सवाल से अपनी गुफ्तगू शुरू करते हैं तो आपका जो फोटे है एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन एंड स्ट्रैटेजी, और ख़ास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर आपकी पकड़ है, तो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो एंटरप्रेन्योरशिप का शेयर है, अगर हम इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो कितना परसेंटेज है और उसकी क्या वजूहात हैं? आई थिंक अगर आप सच्चे कमेटी का रिपोर्ट देखें, उसमें लिखा गया है कि मुस्लिम्स आर गोइंग आउट ऑफ जॉब मार्केट। वो जॉब मार्केट से बाहर जा रहे हैं और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं। और अगर आप देखिए प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में हमें पता है कि बहुत ज़्यादा शेयर नहीं है जॉब्स में, और अगर प्राइवेट सेक्टर में देखें तो बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स आर नॉट इन प्राइवेट सेक्टर है। बहुत सारे रिपोर्ट्स और बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो बताते हैं कि काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन है प्राइवेट सेक्टर में मुस्लिम्स के लिए। तो मोर देन 50-60% पॉपुलेशन है जो एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत ब्रॉड टर्म है, जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी हैं जो छोटा मोटा बिजनेस या छोटा मोटा कुछ अपना कारोबार कर रहे हैं। सो आई थिंक रफली अगर कंजर्वेटिवली भी देखें तो मोर देन 60% पॉपुलेशन जो होगा वो शायद देयर इज़ नो कॉन्क्रीट फिगर अबाउट दिस कि इतने नंबर्स हैं, बट रफली अराउंड more than 60% पॉपुलेशन इज़ इनटू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप। जी एक तो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर आपने जैसा कहा 60% लोग या 50% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है या सम फॉर्म ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है। अगर हम एंटरप्रेन्योर्स फॉर द एंटायर कंट्री हम देखें तो उस सतह पर अगर हम देख रहे हैं तो वहाँ पर कितना परसेंटेज होगा कि एक रेंज में? आई थिंक वही मैं कह रहा हूँ, ये मैं नॉट स्पेसिफिक टू एनी रीजन कह रहा हूँ, एंड फॉर दिस इज एप्लीकेबल फॉर एंटायर कंट्री। ओके सर, एक चीज़ महसूस होती है कि ख़ास तौर पर इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में कि बिजनेसेस जो है पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ से एसोसिएट होते हैं। जैसा कि अगर हम नॉन मुस्लिम्स के अंदर देखिए तो बनिया जैसी एक कम्युनिटी है। उसी तौर पे ये कम्युनिटी बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप्स क्या रोल अदा करती है जनरल में और फिर मुस्लिम कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव में? आई थिंक ये एक अलग मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस सिर्फ नॉन मुस्लिम कम्युनिटी में होते हैं। जो मैंने रिसर्च किया, और मैं गुजरात से हूँ, गुजरात में 4 ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं जो बहुत ही अच्छा बिजनेस करती हैं। एक है खोजास जो शिया मुस्लिम्स होते हैं, दूसरे हैं दाऊदी बोहरास जो वो भी शिया मुस्लिम्स हैं, तीसरी कम्युनिटी है चेलिया मुस्लिम जो सुन्नी और शिया दोनों होते हैं, और चौथी कम्युनिटी है वो है मेमन्स। तो ये 4 कम्युनिटीज़ अगर आप देखें
वो बहुत ही प्रोमिनेंट बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं। हमारे गुजरात में एक और भी कम्युनिटी जिसका जो है सुन्नी बोहराज, जो शिया बोहराज होते हैं वैसे सुन्नी बोहराज होते हैं, तो वो लोग भी बहुत अच्छा बिज़नेस करते हैं। तो ये कम्युनिटीज़ मुस्लिम्स में भी हैं। और अगर आप देखें, आई थिंक केरला में भी कम्युनिटीज़ हैं जो ट्रेडिशनली होटल बिज़नेस में, जो नॉर्थन केरला से बिलोंग करती है। सो कम्युनिटी बेस्ड बिज़नेस मुस्लिम्स में भी होता है। बेनिफिट क्या है? बिकॉज कम्युनिटी एक रिसोर्सेज को पूल करती है। तो आप बोहराज में देखेंगे कि आपको, या खोजाज में देखेंगे आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है बिज़नेस शुरू करने में। आप चेलियाज़ में देखेंगे जो होटल बिज़नेस में है गुजरात में, जिसमें वो पार्टनरशिप, अब जो आज हम लोग कहते हैं क्राउड फंडिंग, वो कॉन्सेप्ट उनके वहाँ बहुत सालों से चला आ रहा है कि एक होटल में बहुत सारे लोग पार्टनर्स होते हैं और छोटा छोटा पार्टनरशिप आप 1%, 2%, 5% भी आप इन्वेस्ट करके आप पार्टनर बन सकते हैं। तो आप रिसोर्सेज को पुल कर सकते हैं, आप रिस्क को कम कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, हेज कर सकते हैं। और बहुत सारे जैसे खोजाज में मैंने देखा है, बोहराज में देखा है, ट्रेनिंग्स होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं। जो जीएसटी आया, डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे, कोविड के टाइम पे बहुत सारे सेमिनार्स, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज़ किए। कैसे कम्युनिटी एक दूसरे को मदद करेगी, कैसे ये इस तरह के शॉक्स और इस तरह की जो पॉलिसी चेंज है वो बिज़नेस को कैसे अफेक्ट करेगी, उसमें कैसे तैयारी करनी है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ और इनिशिएटिव्स आप उनमें देखेंगे। और वहाँ पे डेडिकेटेड आपको मेंटर्स मिल जाते हैं। वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जहाँ पे सिमिलर बिजनेस करने वालों एक दूसरे से चीज़ें एक्सचेंज करते हैं। वहाँ पे लेस कंपटीशन, मोर कोलैबोरेटिव बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। आई थिंक मसला ये है हमारे साथ जो दूसरी मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं जो अपने अपने बिज़नेस में अच्छा है, जैसे अंसारीज़ हैं जो यूपी में हैं, जो वीविंग का काम करते हैं, या फिर बेकरीज़ का काम करते हैं, या फिर कुरैशीज़ हैं। वो लोगों में भी इस तरह की चीज़ें उन दूसरी मुस्लिम कम्युनिटी से सीख के क्या खोजास कैसे कर रहे हैं, मेमन्स कैसे कर रहे हैं, बोहराज कैसे कर रहे हैं, उनसे सीख के अपने अपने कम्युनिटीज़ को में वो सारी चीज़ें ला के उसको आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन वो होता नहीं है, तो वो एक सैड पार्ट है। लेकिन जब मैंने अपना रिपोर्ट लिखा, कंडीशन ऑफ मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया, चेंजिंग सोशो इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, उसमें हमने ये चीज़ों को हाईलाइट किया है। हमने ये सारी चीज़ें, प्रैक्टिसेस को दिखाया है। आइडिया ये था कि ये प्रैक्टिसेस को हम डॉक्यूमेंट करेंगे और शायद लोग पढ़ के उससे इंस्पायर होके, मोटिवेट होके वो अपने अपनी कम्युनिटीज़ में भी उसको इम्प्लीमेंट करें। सर, आपकी स्टडीज़ में से जो बहुत सारे की टेक अवेज है, उसमें से एक जो चीज़ समझ में आती है वो ये है कि आपने कहा कि मुस्लिम एंटरप्रेन्योरशिप जो है इट इज़ ड्रिवन मोर बाय नेसेसिटी देन बाय अपॉर्चुनिटी। तो क्या इसको एलॉबरेट कर सकेंगे आप? देखिए, नेसेसिटी बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप ये होता है जहाँ पे लोग एंटरप्रेन्योरशिप में या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं बिकॉज ऑफ there is a necessity to get into self employment or entrepreneurship. It's not by choice but by compulsion. अपॉर्चुनिटी बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप वो होता है कि जिसमें जहाँ पे लोग एंटरप्रेन्योरशिप इसलिए जाते हैं कि उनको ग्रो करना है। तो जैसे कोई आईटी कंपनी में बहुत साल काम किया, 15 साल, उसको लगता है कि नहीं, मेरा ग्रोथ थोड़ा लिमिटेड है और मुझे कुछ और करना है, मैं अपना सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू करना चाहता हूँ। तो वो ग्रोथ ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप है और अपॉर्चुनिटी ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप है। हम मुस्लिम्स की सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन जानते हैं और अब तो हमारे पॉलिटिकल कंडीशंस भी बहुत अच्छी रही नहीं है। तो ऐसे टाइम पे जब उनका जॉब मार्केट में या और जगह पे वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं या उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है इन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में, सो एक ऑप्शन वही बच जाता है कि जो उनको नेसेसिटी ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके जाता है। दूसरा एक है कि बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान हैं, वो ट्रेडिशनल आर्टिजन्स हैं और क्राफ्ट और आर्ट से जुड़े हुए हैं।
तो आप देखें अजरक ब्लॉक प्रिंटिंग कच्छ का बहुत फेमस है, वहाँ से लेके बिदरी जो काम है जो कर्नाटका में, आप बनारसी साड़ियों का काम देखें, आप सहारनपुर की का और ये लखनऊ के चिकनकारी का काम देखें, सहारनपुर के फर्नीचर हैं, बहुत सारी जगह पे ताले हैं अलीगढ़ में। तो ये सारी चीज़ें आप देखें तो मुस्लिम ट्रेडिशनली क्राफ्ट और आर्ट से जुड़े हुए हैं। सो वो लोगों के लिए और ज़्यादातर एजुकेशन इतना ज़्यादा होता नहीं है कि जिससे वो कोई और अपॉर्चुनिटीज़ अपने ट्रेडिशनल जो क्राफ्ट आर्ट्स के बियॉन्ड सोच सकते हैं। सो वहाँ पे वो द नेचुरल ट्रांजिशन ये होता है कि आप ऑलरेडी बचपन से देखते आए ये बिज़नेस और या ये प्रोफेशन को, आप उसमें आसानी से जा सकते हैं, सीख सकते हैं। सो आप इस तरह के भी ट्रेंड्स देख सकते हैं। सर एक और सेट है, जिस तरह हमने कहा कम्युनिटी बेस्ड बिजनेसेस, एक है फैमिली ड्रिवन बिजनेसेस, फैमिली ओन्ड बिजनेसेस मुस्लिम्स में ख़ास तौर पर। तो इनका जो सक्सेस रेशियो रहा है, इनके जो इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, ये कुछ आप शेयर कर सकेंगे क्या? और साथ में इनके जो चैलेंजेस आने वाले हैं नेक्स्ट 10 ईयर्स 10 डेकेड्स में, तो वो क्या रहेंगे इनके पास चैलेंजेस? आई थिंक फैमिली बिजनेस, अगर आप रिसर्च देखें, ऐसा कहा जाता है कि 80% फैमिली बिजनेस थर्ड जनरेशन तक ख़त्म हो जाते हैं। तो ये बड़ा चैलेंज रहता है हमेशा फैमिली बिजनेस में कि उसको कैसे मेंटेन करें, आप वो बिज़नेस को कैसे सरवाइव करवाएं। मसला ये होता है ना कि मैं कई लोगों से मिलता हूँ। मैंने गुजरात में भी राजकोट में एक फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट पे एक टॉक दिया था, वहाँ पे राजकोट इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने यही कहा था कि आपको बच्चों को उनकी खुशी से वो बिज़नेस में आए वो बेहतर होता है, न कि वो कंपल्शन से आए। अगर आपका बेटा कुछ और करना चाहता है तो उसको करने दीजिए। और दूसरा है कि फैमिली बिजनेस में जब वो अर्न करे वो पोजीशन, न कि उसको मिल जाए। कई बार क्या होता है कि उसको कई सेकंड जनरेशन को वैल्यू नहीं करते हैं कि वो जो उनको जो बिज़नेस उनके पास आया है जो फर्स्ट जनरेशन से, उनके एफ़र्ट्स और हार्ड वर्क से, उसको वो समझ नहीं पाते हैं, उसको वैल्यू नहीं कर पाते हैं, और इसलिए वो फिर उस पर ध्यान नहीं दे पाते। और तीसरी बात है कि ट्रेनिंग और गाइडेंस और मेंटरिंग बहुत ज़रूरी है। और तो आज की जनरेशन एक अलग तरह की है, पुरानी जनरेशन एक अलग तरह की थी। तो बहुत ज़रूरी होता है कि उनको कैसे आप हैंड होल्ड करें, कैसे उनको फ्रीडम भी दें, लेकिन ऑटोनॉमी दें, लेकिन अकाउंटेबिलिटी भी लेके आएँ, लेकिन उनको एक स्पेस दें जहाँ पे वो अपने तरीके से कई चीज़ें करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने कई फैमिली बिजनेस में देखा है जिसमें अब्बा बेटों को सिर्फ इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं, जहाँ पे बेटों को पास कोई फ्रीडम नहीं है कि वो क्या करें। सो प्रॉब्लम दोनों तरफ से है। तो ऐसे मामले में मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी जो मैंने अभी रिसर्च में मुझे मिली, वो सोसियो जो फेमस कोल्ड ड्रिंक ब्रांड है, उनके साथ मैंने अभी एक स्टोरी किया था। तो वहाँ पे मैंने देखा कि सेकंड जनरेशन ने बिज़नेस को बहुत नेक्स्ट लेवल तक ले जाने में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, और बहुत ही अभी वो लोग गल्फ़ में और काफ़ी फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपांड कर रहे हैं और बहुत सारे इनोवेशन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टेस्ट, इन टर्म्स ऑफ फ्लेवर्स। ये सारा सेकंड जनरेशन लेके आया है। आई थिंक मैं कल पिस्ता हाउस गया था, वहाँ पे भी मैंने देखा कि जो सेकंड जनरेशन के आने के बाद जो सेकंड जनरेशन है वो काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैंने उनके ओनर से बात किया, उन्हें बताया कि कैसे उनके बेटे के आने के बाद बिज़नेस का ग्रोथ हुआ है। सो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि आपको कैसे अपने सेकंड जनरेशन को नर्चर, ट्रेन और एजुकेट करते हैं। सर एक चीज़, एक मिसकंसेप्शन है या मिथ है या क्या है पता नहीं, कि अगर स्मॉल बिजनेस की हम बात करें तो उनके जो ओनर्स रहते हैं वो ये शेयर करते हैं नेक्स्ट जनरेशन से कि आपको अगर कारोबार सीखना हो तो आप जो है आकर दुकान पर बैठें, और जो है ना आपको दुकान से जो आपको सीख मिलेगी,
दैट विल कंपनसेट और इनफैक्ट ओवर कंपनसेट जो आप किताबों में पढ़ेंगे। और मतलब किताब का जो इल्म है और जो प्रैक्टिस जो एक्चुअल में मार्केट में होती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क रहता है। तो इस हिसाब से उनकी ज़हन साजी की जाती है। तो क्या ये बात दुरुस्त है? कितनी दुरुस्त है ये बात? देखिए, प्रैक्टिस से जो सीखते हैं वो बहुत मायने रखती है। तो मैं गुजरात से हूँ, जहाँ पे एंटरप्रेन्योर स्पिरिट है, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है, एंटरप्रेन्योर। हाँ, तो वहाँ पे तो बचपन से बच्चे जब वैकेशन होता है तो अपनी फैक्ट्रीज़, अपने बिजनेस में जाते हैं, खाने के टेबल पे बिज़नेस की बात होती, सुनते हैं, काफ़ी कुछ वो एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन एजुकेशन को इतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ज़्यादा आपको अकाउंटिंग का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, आपको कॉस्टिंग का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, आपको प्रोडक्शन कैसे चलता है, ऑपरेशन। और कई बार आजकल जो बिज़नेस स्कूल्स हैं, जहाँ पे जो टॉप बिज़नेस स्कूल्स हैं, ऐसा नहीं कि आपने सी ग्रेड बी ग्रेड कॉलेज में अपने बच्चे को डाल दिया और फिर आप उम्मीद करते हैं कि वो जो पढ़ाई करके आएगा वो आपको बिज़नेस में कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन जो प्रैक्टिस, जैसे मैं IIM अहमदाबाद से पास आउट हूँ, हम लोग वहाँ पे केस स्टडी बेस्ड पैडागोजी में पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग डे टू डे बिज़नेस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और हर रोज़ हम 3 केस स्टडीज़ पढ़ते हैं, जिसमें हम 3 कंपनीज़ के बिज़नेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग हर रोज़ बिज़नेस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अपने MBA के दौरान, तो वो हमारी ट्रेनिंग हो जाती है। तो अब जब हम जब बिज़नेस करना शुरू करते हैं या बिज़नेस को मैनेज करना शुरू करते हैं, तो हमारे पास एक ट्रेनिंग है कि हमें पता है कि बिज़नेस को सॉल्व करने के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, कैसे डेटा को इस्तेमाल किया जाए, कैसे फैक्ट्स को रिप्रेजेंट किया जाए, कैसे अपने डिसीजन मेकिंग को मोर स्ट्रक्चर्ड और मोर रैशनल किया जाए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छी बिज़नेस स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको ये एक्सपोजर मिलता है। तो ये आई थिंक मैं कहता हूँ कि आज के ज़माने में प्रैक्टिस, आपका जो रियल वर्ल्ड सिनारियो से जो आपको ऑब्जर्वेशन या आपको लर्निंग्स है फ्रॉम एक्सपीरियंस, वो भी ज़रूरी है। लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम में अगर आप पढ़ते हैं अच्छे फैकल्टीज़ के पास, क्योंकि जब हम बिज़नेस स्कूल्स में पढ़ाते हैं, हम लोग बहुत सारे फ्रेमवर्क्स और टूल्स सिखाते हैं बच्चों को, जो उनके लिए काम लग सकते हैं जब वो अपना बिज़नेस मैनेज करते हैं। सो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और कई बार क्या होता है कि जब बिज़नेस ट्रेडिशनल तरीके से एक तरह से चला है, आगे नया क्या कर सकते हैं और वो कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए फॉर्मल एजुकेशन हो अगर, तो काफ़ी हेल्प करता है। हम आपकी बात सुनने के बाद हमारे उस्ताद एक बात कहा करते थे कि किताब उठाकर बताते थे कि ये ऑथर ने अपनी 20 साल की ज़िंदगी गुजारने के बाद ये किताब को जमा किया है। अगर तुम इसे 1 महीने में पढ़ लो तो ऐसा है जैसा कि तुमने 20 साल जी लिए। और अगर 50% भी उसका अगर एप्लीकेशन है आज के ज़माने में, तब भी जो है 10 साल आप आगे होगे जो नहीं पढ़ा वो किताब। जी। नाज़रीन, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। पहले ये पूछिए कि क्या सक्सेस फैक्टर था हमारा। अब जैसे मैं कल पिस्ता हाउस के ओनर से बात कर रहा था, तो वो भी कह रहे थे कि अलग अलग तरह के टेस्ट डेवलप किए, अलग अलग स्पाइसेस का एक्सपेरिमेंट किया, और फिर एक ग्रुप को, जो 8 साल के बच्चे से लेके 20 साल के बच्चे को भी वो टेस्ट पसंद आए, वैसी कोशिश किया। आज ये देखिए कि 150 शॉप्स में भी कई लोग हैं जो सबसे ज़्यादा बिजनेस करते हैं, जहाँ कपड़ा सबके पास सिमिलर है लेकिन सर्विस में फ़र्क है। ना हमारी तिजारतों के इश्यूज़ पे बात होती है, तिजारत में ईमानदारी पे बात होती है। तो हमारे पास तो हमें कोई एग्जांपल की ज़रूरत नहीं, प्रॉफिट की लाइफ ही है जो हमें बताती है कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप हमेशा रहा है हमारी कौम में और कभी भी उसको डिस्करेज नहीं किया गया है।